दोस्तों, यमन ने अरब शासकों पर बड़ा आरोप लगाया है। क्या है ये आरोप, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग अब अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंच चुकी है। एक तरफ नेतन्याहू पर युद्ध विराम तोड़ने और निर्दोषों का खून बहाने के आरोप लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमास, इस्लामिक जिहाद और यमन के हुती विद्रोही साफ कह रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं। क्या इसराइल को पहली बार असली चुनौती मिल रही है? क्या वाकई फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस मजबूत हो रहा है? सब कुछ आज के इस वीडियो में आसान भाषा में आपको बताऊंगी। इसराइल की जनता अब सड़कों पर क्यों उतर आई है? जेरूशलम में इसराइली नागरिकों ने सरकार को घेर लिया है, गजा युद्ध खत्म करने की मांग कर रही है, लेकिन नेतन्याहू सरकार जो है वो जंग रोकने के बजाय सीरिया पर नए हमले कर रही है। वहीं इस्राएली सेना ने सिर्फ पत्थर फेंकने के आरोप में एक फिलिस्तीनी को क्या सजा दी है, आज के इस वीडियो में आपको ये भी दिखाऊंगी। और दोस्तों, देखने के बाद आपका रूह कांप जाएगी, आपको गुस्सा आ जाएगा। तैयार हो जाइए, 2 अप्रैल से दुनिया की अर्थव्यवस्था में भूचाल आने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बम गिरा दिया है। अब क्या भारत इस नए ट्रेड वॉर का शिकार होगा? क्या भारतीय बाजार हिलेगा? इस पर भी बात करेंगे। वहीं इस्राएली सेना में बगावत हो गई है, रिजर्व सैनिकों को सेवा से इनकार कर दिया गया है। पूरी खबर क्या है, जानेंगे आगे। भारत को ड्रग्स तस्करी में राज्य प्रयोजक बताने वाला अमेरिका खुद कितना पाक साफ है, इस पर भी आज बात करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। बहुत कुछ खास, बहुत कुछ जानकारी पूर्ण आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले हर रोज की तरह अपने भाइयों, बहनों और बड़ों से गुजारिश कि लाइक जरूर से कर दिया करिए, वीडियो को शेयर भी जरूर किया करिए और कमेंट में अपनी राय मुद्दों पर जरूर 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 लिखा करिए। चलिए शुरू करती हूँ वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले बात आज हमास की करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात हमास ने कही है। प्रेस टीवी की खबर है कि हमास ने सीधे तौर पर नेतन्याहू को युद्ध विराम तोड़ने और निर्दोषों की जान लेने का जिम्मेदार ठहराया है। हमास का ये कहना है कि वो बंधकों को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन इसराइल की अंधाधुंध बमबारी उनकी जान को खतरे में डाल रही है। हर बार जब इसराइल बंधकों को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन करता है तो वो जिंदा नहीं, ताबूत में लौटते हैं। दोस्तों, मतलब ये है कि इसराइल ये बंधकों को छुड़ाने के लिए हमला कर रहा है ताकि बंधक छूट जाए, लेकिन असली उसका जो टारगेट है, ऐसा लगता है कि इसराइल के बंधक खुद हैं, क्योंकि जहां बंधक होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा बमबारी की जाती है। इस बीच इस्लामिक जिहाद का बयान भी सामने आया है कि हम झुकेंगे नहीं। देखिए प्रेस टीवी की एक खबर जो आपकी स्क्रीन पर है, इसमें बताया ये गया है कि फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के प्रमुख जियाद नखाला ने साफ कह दिया है कि हम झुकेंगे नहीं। उनका साफ कहना है कि दुनिया इसराइल को हथियारों से लैस कर रही है, लेकिन इसके बावजूद रेजिस्टेंस कमजोर नहीं पड़ा। उनका ये दावा है कि इस जंग में फिलिस्तीन अकेला नहीं है, बल्कि पूरे इलाके में प्रतिरोध की ताकतें इसराइल के खिलाफ एकजुट हो रही हैं। ये बड़ी बात है दोस्तों कि पूरी ताकतें एकजुट होकर फिलिस्तीन के साथ और इसराइल के खिलाफ लड़ रही हैं। यमन के अंसार अल्लाह नेता अब्दुल मलिक अल हुती ने भी ऐसा बयान दिया है कि ऐलान कर दिया है कि उनका संघर्ष जारी रहेगा। प्रेस टीवी में यह छपा है कि हुती विद्रोहियों का यह कहना है कि अगर अरब शासकों का समर्थन न मिले तो इसराइल फिलिस्तीनियों को कभी बेघर नहीं कर सकता। यमन से इसराइल के खिलाफ हमले जारी रहेंगे, चाहे इसकी कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े हुतियों को, यमन के विद्रोहियों को। अब दोस्तों सोचिए आप कि यमन ने इतना बड़ा अरब शासकों पर यह आरोप लगाया है कि उनकी मर्जी के बगैर, उनकी हेल्प के बगैर जो इसराइल है वो लोगों का, गजा के लोगों को घर से बाहर नहीं निकाल सकता, बेदखल नहीं कर सकता। वहीं इसराइल की सेना में बगावत के सुर उठ रहे हैं। अब हिब्रू समाचार पत्र कैलक्लेस्ट के हवाले से एक खबर है कि गजा में जारी जंग के बीच इस्राएली रिजर्व सैनिक अब जंग में जाने से इनकार कर रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि जो सैनिक ड्यूटी पर नहीं लौट रहे हैं उन्हें भारी जुर्माने की धमकी दी जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इस्राएली सेना में फूट पड़ गई है? क्या इसराइल की ताकत अब कमजोर हो रही है?
ये सवाल इसलिए क्योंकि गजा में युद्ध शुरू होने के शुरुआती महीनों में इस्राएल के रिजर्व सैनिक बड़ी संख्या में सेना में वापस लौट रहे थे। उस समय बुलाए गए सैनिकों की संख्या 100% यानी 100% से भी ज्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, सैनिकों का जोश ठंडा पड़ने लगा। करीब 6 महीने पहले ही रिजर्व सैनिकों की वापसी दर घटकर 75 से 85% रह गई और अब कुछ यूनिट्स में ये गिरावट सिर्फ 60% यानी 60% तक आ चुकी है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस्राएली सैनिक युद्ध में क्यों नहीं जाना चाहते, युद्ध से क्यों पीछे हट रहे हैं। इसके पीछे की वजहें कई हैं दोस्तों। सबसे पहली, महीनों तक जंग लड़ने की थकान। दूसरी वजह है कि मानसिक तनाव और शारीरिक कमजोरी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह से मानसिक बीमारियों से जो इस्राएल के सैनिक है युद्ध से लौटने के बाद जूझते रहते हैं। तीसरा जो कारण है वो पढ़ाई, नौकरी और निजी व्यापार का नुकसान है। चौथा, सरकार की युद्ध नीति से असहमति। बहुत से लोग हैं जो युद्ध नीति से असहमत है नेतन्याहू की। और आखिरी जो है वो सबसे बड़ा कारण है जबरदस्ती भर्ती। हैरानी की बात यह है कि अब इस्राएल के हरेदी यहूदी को भी जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जा रहा है, जिससे कई लोगों में गुस्सा है और लगातार विरोध भी इस बात का हो रहा है इस्राएल के अंदर। स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि अब इस्राएली सेना के अधिकारी सैनिकों को डरा धमका रहे हैं। हाल ही में एक बटालियन कमांडर ने एक रिजर्व सैनिक को धमकी दी कि अगर वो अगली लड़ाई में नहीं लौटा तो उसे 500 शेकेल यानी कि करीब 1,30,000 रुपए का भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। सोचिए, एक देश जो अपनी सेना की बहादुरी पर गर्व करता था, अब अपने ही सैनिकों को जबरदस्ती मैदान में ढकेल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस्राएल की सेना कमजोर पड़ रही है? क्या अंदरूनी बगावत से उनकी ताकत घटी है? एक तरफ गजा में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ इस्राएल की जनता अब इस युद्ध से थक चुकी है। सरकार पर भारी दबाव है वो युद्ध खत्म करे, लेकिन नेतन्याहू सरकार इस दबाव को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या इस्राएल का ये युद्ध अब उसके ही सैनिकों पर भारी पड़ रहा है? क्या जबरदस्ती की भर्ती सही है? आपकी क्या राय है? कमेंट में लिखिए। और दूसरी तरफ, एक तरफ ये सब और दूसरी तरफ इस्राएली सेना अपनी क्रूरता से पीछे हटने को भी तैयार नहीं है। मुश्किलों से जूझ रही है लेकिन जुल्म करने से बाज नहीं आ रही है, क्रूरता से बाज नहीं आ रही है। नबलस के पास हवारा रोड पर इस्राएली सैनिकों ने एक फिलिस्तीनी को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उस पर पत्थर फेंकने का आरोप लगा था। तस्वीरें जो सामने आई है, देखिए कि किस तरह की तस्वीरें हैं। विचलित आपको कर सकती है तस्वीरें दोस्तों। सोचिए, जहां इस्राएल की जनता जंग खत्म करना चाहती है, वहीं सेना जो है वो फिलिस्तीनियों पर कत्लेआम खुलेआम जारी रखे हुए है। इन हरकतों को देखकर प्रेस टीवी से फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट बतूल सुबाइती कहती हैं कि ये जंग सिर्फ गजा की प्रतिरोधी ताकतों के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरी फिलिस्तीनी आजादी को खत्म करने के लिए है। उन्होंने साफ ये कहा है कि इस्राएल जानबूझकर बच्चों को निशाना बना रहा है और उसका असली मकसद जातीय सफाया यानी कि एथनिक क्लेंजिंग है। इस्राएल की सेना गजा में हमास नेताओं को निशाना भी बना रही है दोस्तों। हाल ही में जबालिया इलाके में हमास के प्रवक्ता अब्दुल लतीफ अल कानुआ को उनके टेंट में मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। यह साबित करता है कि इस्राएल इस जंग को और लंबा खींचना चाहता है, जबकि उसकी खुद की जनता इसका अंत चाहती है। इस्राएल की जनता अब खुद इस जंग से परेशान हो गई है। हजारों लोग यरूशलेम में सरकार के हेडक्वार्टर्स को घेर चुके हैं और गजा युद्ध खत्म करने की लगातार मांग कर रहे हैं। लगातार इस्राएल में जनता द्वारा मांग उठाई जा रही है। जो तस्वीरें सामने आई है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए आपकी स्क्रीन पर कि किस तरह की तस्वीरें विरोध की सामने आ रही है। ये लोग अपने बंदी बनाए गए नागरिकों की रिहाई के लिए इस्राएली सरकार पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू सरकार को जनता की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही है। गजा में तबाही मचवाने के बाद इस्राएल अब अपने पड़ोसी देशों पर हमले कर रहा है। सीरिया के लताकिया शहर में इस्राएली सेना ने कई हमले किए हैं।
वहां के सरकारी मीडिया सना के मुताबिक ये हमले इसराइल की नई युद्ध नीति का हिस्सा है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या इसराइल अब अपने दुश्मनों को बढ़ा रहा है, क्योंकि दोस्तों लगातार कई मोर्चों पर इसराइल की जंग जारी है और इसराइल हमले पर हमले कर रहा है, जबकि उसके खुद के सैनिक जो हैं वो जंग लड़ने को तैयार नहीं है। अब अगली खबर पर आते हैं दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया है जो अमेरिका को तो फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन बाकी दुनिया की नींद उड़ा देगा। 25% का भारी भरकम टैक्स जो है अब अमेरिका में इंपोर्ट होने वाली गाड़ियों पर लगेगा। भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ेगा। ट्रंप का यह दावा है कि इससे अमेरिका की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन हकीकत यह है कि इससे गाड़ियों की कीमतें बढ़ेंगी और ऑटोमोबाइल कंपनियों का उन पर भारी दबाव पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। भारत से अमेरिका को बड़ी मात्रा में ज्वेलरी, दवाएं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और केमिकल्स एक्सपोर्ट्स होते हैं। अगर अमेरिका इन पर भारी टैक्स लगाता है तो भारत को करीब 60,000 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान हो सकता है। ट्रंप ने संसद में साफ कहा है कि भारत जैसे कई देश अमेरिका पर ज्यादा टैक्स लगाते हैं, इसलिए अब अमेरिका भी वही करेगा। भारत में विदेशी शराब पर 150%, गाड़ियों पर 100 से 165% और कृषि उत्पादों पर 120% तक का इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। अमेरिका चाहता है कि भारत इसे घटाए, वरना वो भारतीय उत्पादों पर भारी टैक्स लगा देगा। 2 अप्रैल से भारत और कई देशों पर रेसिप्रोकल टैक्स लागू होने के बाद शेयर बाजार और आम जनता पर भी असर जो है पड़ने वाला है इसका। बीते एक हफ्ते से भारतीय शेयर बाजार बढ़त की ओर थे, लेकिन जैसे जैसे 2 अप्रैल की तारीख नजदीक आ रही है, भारतीय शेयर बाजार कंफ्यूज है। ट्रंप के टैरिफ बम का घरेलू बाजार पर क्या असर होगा, इसे लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। अमेरिका और यूरोप के शेयर बाजार पहले से ही गिर रहे हैं। अगर ये ट्रेड वॉर लंबा चला तो गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतें बढ़ सकती हैं और इसका सीधा असर आम जनता की पॉकेट पर यानी कि जेब पर पड़ेगा। तो सवाल यह है कि भारत का अब क्या होगा, भारत अब क्या करेगा? क्या मोदी सरकार अमेरिकी दबाव में आएगी और इंपोर्ट ड्यूटी घटाएगी, या फिर भारत भी अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देगा? आने वाले हफ्ते भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम होंगे। ट्रंप का ये टैरिफ बम भारत के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है। आपको क्या लगता है, भारत को इस ट्रेड वॉर में अमेरिका को जवाब देना चाहिए, समझौता करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय इस पर जरूर लिखिएगा। अब अमेरिका और भारत से जुड़ी एक और खबर, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि एक तरफ अमेरिका भारत पर ट्रेड वॉर छेड़ने की तैयारी कर रहा है और दूसरी तरफ उसने भारत पर ड्रग्स तस्करी में शामिल होने का भी आरोप लगा दिया है। जी हाँ, भारत के माथे पर अब एक और आरोप लिख दिया है अमेरिका ने। अमेरिका ने अपनी ताजा रिपोर्ट में भारत को चीन के साथ राज्य प्रायोजित ड्रग्स सप्लायर कहा है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये सच्चाई है या सिर्फ एक और बहाना अमेरिका की राजनीतिक चालों का? क्या भारत को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है? इस सवाल का जवाब आपको द इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट से मिल जाएगा जो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें यह बताया गया है कि अमेरिका के 2025 एनुअल थ्रेट असेसमेंट में यह कहा गया है कि भारत और चीन दोनों ही देशों से ऐसे केमिकल्स और उपकरणों की सप्लाई होती है जो पेंटेनिल जैसे खतरनाक ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि पिछले 1 साल में अमेरिका में 52,000 से ज्यादा लोगों की मौत इसी ड्रग्स की वजह से हुई है। अमेरिका का यह कहना है कि मैक्सिको के ड्रग्स माफिया भारतीय और चीनी कंपनियों से प्रिकर्सर केमिकल्स खरीदते हैं और फिर इनमें पेंटेनिल बनाकर अमेरिका को बेचते हैं। चीन पहले से ही इस मामले में फंसा हुआ था, लेकिन पहली बार भारत को भी उसी कैटेगरी में डाल दिया गया है। अब सवाल उठता है कि रिपोर्ट क्यों आई और इसके पीछे की असली वजह क्या है? ध्यान दीजिए मेरी बातों पर दोस्तों। अमेरिका ने हाल ही में भारत पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। 2 अप्रैल से लागू करने की बात कर रहा है। 2 अप्रैल से 25% का टैरिफ लागू होने वाला है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि इसी वक्त भारत को एक ड्रग सप्लायर देश भी बताया जा रहा है? रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी के 2 बड़े अधिकारी न्यूयॉर्क में गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन क्या ये मामला इतना ही सीधा है या फिर अमेरिकी एजेंसी है वो भारत की फार्मा इंडस्ट्री को टारगेट कर रही है?
अब मजेदार बात यह है कि अमेरिका खुद ही दुनिया में सबसे बड़ा ड्रग्स कंज्यूमर है। फेंटानिल क्राइसिस में अमेरिका की अपनी फार्मा कंपनियों का भी बड़ा हाथ है। परयू फार्मा जैसी अमेरिकी कंपनी ओपियोइड्स बेचकर अरबों डॉलर कमा चुकी हैं। तो सवाल ये है कि जब समस्या खुद उनके देश के अंदर है तो फिर आरोप भारत पर क्यों? अब ट्रंप और एर्दोगन की दोस्ती की बात करते हैं। दोस्तों, तुर्की के जो हालात हैं, जिस तरह का विरोध जो है वो सरकार के खिलाफ हो रहा है, आप जानते ही हैं, जनता सड़कों पर उतरी है, इस्तीफे की मांग हो रही है। और इस बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को अच्छा नेता बता दिया है। अब सवाल ये है कि ट्रंप को अचानक तुर्की की इतनी तारीफ करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये अमेरिका की नई विदेश नीति का संकेत है, जिसमें वो लोकतंत्र से ज्यादा तानाशाही को बढ़ावा दे रहा है? अब ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब, आपकी क्या राय है, इस जवाब पर कमेंट में लिखिएगा। तुर्की, इस्राइल और अमेरिका, दोस्तों तीनों में एक बात कॉमन है, विरोध बढ़ रहा है इन तीनों का। एक तरफ अमेरिका खुद को दुनिया का लीडर बताता है, लेकिन अब उसके फैसले सवालों के घेरे में हैं। दूसरी तरफ इस्राइल की नीतियां खुद उसकी जनता को परेशान कर रही है, लोग विरोध कर रहे हैं। तो क्या अब अमेरिका और इस्राइल अपने ही बनाए जाल में फंसते जा रहे हैं? क्या अमेरिका वाकई शांति चाहता है या फिर दुनिया पर राज करने की कोशिश कर रहा है, नाकाम कोशिश? क्या इस्राइल में नेतन्याहू की सरकार टिक पाएगी और तुर्की अमेरिका की बढ़ती दोस्ती के बीच का असली खेल क्या है? आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर अपनी राय लिखिएगा। अभी तक वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो बहुत गलत बात है। ये फटाफट लाइक कर लीजिए और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।